हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 में। जैसा कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर है वो पूरा एंड हो चुका है और आज एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। चैप्टर बहुत इजी है, बाकी काफ़ी बच्चों में पहले से भ्रम रहता है कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा है, इसमें फॉर्मूले बहुत ज़्यादा रहते हैं और इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, कठिन होता है, हार्ड होता है। लेकिन आराम से एक एक फॉर्मूले को समझेंगे कि फॉर्मूला आया कहाँ से है। फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला समझेंगे कि फॉर्मूला खुद आया कहाँ से है। वो समझने के बाद में आपको फॉर्मूला आप यूज करो या ना करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब फॉर्मूला कहाँ से आया है ये अगर हमें पता चल गया तो आप अगर आपको फॉर्मूला अगर एग्जाम में याद भी नहीं आ रहा है तो आपको वो प्रोसेस पता होगी कि फॉर्मूला आया कहाँ से। तो फिर आप उस प्रोसेस से उस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। वो फॉर्मूला निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये चैप्टर कौन सा है तो सिंपल है, आपका चैप्टर है एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल और परिमाप, क्षेत्रफल और परिमाप। इस चैप्टर में मेन जो आपके है वो तीन चीजें पढ़नी है अपन को। एक तो आपको स्क्वायर पढ़ना है, वर्ग पढ़ना है, एक आपको आयत पढ़ना है यानी कि रेक्टेंगल, और एक आपको ट्रायंगल पढ़ना है, त्रिभुज। ठीक है। तो यानी कि हम इन तीनों का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। त्रिभुज से थोड़ा सा कम रहता है, बाकी आयत और वर्ग यानी कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल से आपके ज़्यादा चांस रहते हैं कि क्वेश्चन आ जाए। बाकी ट्रायंगल भी पढ़ेंगे क्योंकि ट्रायंगल भी अपने सिलेबस में है, त्रिभुज भी है, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसको भी अच्छे से क्लियर करेंगे ताकि आपका कोई डाउट रहेगा नहीं। बाकी एक वर्त रहता है, सर्किल, वो थोड़ा बहुत नॉर्मल नॉर्मल ऊपर देखना चाहे तो देख सकते हैं, बाकी उससे आज तक कभी क्वेश्चन आता नहीं है और आपके इस बार सिलेबस में भी ज़्यादा वो है नहीं। ठीक है। तो मेन आपका जो रहेगा वो पहला टॉपिक आपका रहेगा, एक तो रहेगा त्रिभुज। क्या रहेगा? त्रिभुज, जिसको अपन ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज, ट्रायंगल। दूसरा आपका रहेगा आयत यानी कि रेक्टेंगल। तीसरा आपका रहेगा वर्ग, जिसको आप इंग्लिश में स्क्वायर बोल सकते हैं, स्क्वायर। और चौथा आपका टॉपिक जो बहुत कम बार पूछा जा सकता है, वृत्त या फिर सर्किल। ये बहुत कम पूछा जाता है, बहुत कम का मतलब 0.001% ऐसे मान सकते हो। बाकी मेन आपके ये तीन टॉपिक रहेंगे। ठीक है। अब क्या होता है कि इन तीनों टॉपिक से आपको अच्छे से समझना है। अब ये टॉपिक्स क्या होते हैं मैं आपको, त्रिभुज वैसे बहुत कम पूछा जाता है, मेन आपके ये दोनों रहते हैं। बाकी त्रिभुज में जहां से पूछा जा सकता है वो चीज अपन पढ़ेंगे। तो पहले अपन आयत को अच्छे से करेंगे, उसके बाद में वर्ग को करेंगे, उसके बाद में त्रिभुज को करेंगे, ट्रायंगल को। ठीक है। इस चीज को आपको अच्छे से करना होगा। तो पहले शुरुआत करते हैं अपन रेक्टेंगल या आयत से। अब आयत का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा उस चीज को देखते हैं आराम से, और उसको अच्छे से समझते हैं कि इसको कैसे निकाला जा सकता है, इसको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला आपका टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो है आयत, जिसको आप रेक्टेंगल भी बोल सकते हो। आयत, रेक्टेंगल। अब इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, तो इसमें चार चीजें पूछी जा सकती है। आयत में भी चार चीजें आपकी पूछी जा सकती है एग्जाम में। एक तो पहला, तो जैसे ये दोनों नाम है, तो एक तो क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, एरिया। आपको रेक्टेंगल का एरिया पूछा जा सकता है, आयत का क्षेत्रफल। दूसरा इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप पूछा जा सकता है, पेरीमीटर। तीसरा आपका इसको विकीर्ण पूछा जा सकता है,
ठीक है, विकर्ण जिसको अपन डायगोनल कहते हैं, ठीक है, डायगोनल। तो ये तीन चीजें पूछा जा सकती है। और चौथी आप कहो तो आपको जो ये लंबाई और चौड़ाई रहती है ना, लेंथ, या इसको भुजा भी कह सकते हैं, यानी कि जो लंबाई पूछी जा सकती है, चौड़ाई पूछी जा सकती है, उसका अलग से उसको नहीं पढ़ेंगे, उसको इसके अंदर ही पढ़ेंगे, क्षेत्रफल और परिमाप में। अब सबसे पहले समझिएगा कि हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी भले आयत हो या ट्रायंगल हो, त्रिभुज हो या फिर वर्ग यानी कि स्क्वायर, कुछ भी हो, जब भी आपको उसका परिमाप ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, परिमाप। परिमाप का मतलब होता है कि उसकी जितनी भी भुजाएं हैं, उसकी जितनी भी साइड है, उन सब का योग करना है, यानी कि जितने सम ऑफ साइड, भुजाओं का योग। इसको ऐसे आप याद कर सकते हो, परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप बराबर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, ठीक है, जिसको अपन इंग्लिश में पेरीमीटर का क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी पता है तो यहाँ पर आराम से कर सकते हो कि जब भी आपको किसी का भी आयत का हो सकता है, वर्ग का हो सकता है, त्रिभुज यानी कि रेक्टेंगल, ट्राइंगल या फिर स्क्वायर, किसी का भी आपको पेरीमीटर ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है, तो उसकी जो भी भुजाएं हैं उनका योग करना होगा, उनका सम निकालना होगा। जैसे ही आप उनका सम निकालोगे उसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब जैसे मैं एग्जांपल, पहले हम आयत समझ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एक आयत का डायग्राम बना लेता हूँ। तो यहाँ पर आयत का डायग्राम देख लीजिएगा। आयत में दो चीजें होती है, खास बात क्या होती है, दो चीजें होती है कि एक तो इसका जो एंगल होते हैं, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, एंगल है वो 90 डिग्री के होंगे। और दूसरी इसमें क्या बात है, दूसरी है कि इसके जो आमने सामने की भुजा है, जो मतलब आपस में आमने सामने है, वो आपकी सेम रहेगी। यानी कि अगर ये 10 मीटर की है तो ये भी 10 मीटर की होगी, यानी कि इक्वल है। जो आमने सामने की भुजा है वो इक्वल है, यानी कि ये दोनों बराबर होगी और ये दोनों भी बराबर में होगी। यानी कि ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगी, और ये 8 है तो ये भी 8 होगी, यानी कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर में होगी। अब जैसे मैंने कहा, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब अगर मैं आपको ये आयत का चित्र दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन भी दे सकता है कि आयत की लंबाई ये, चौड़ाई ये, और आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जो ये बड़ी वाली होती है इसको अपन लंबाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंबाई, लेंथ। और ये छोटी वाली भुजा होती है उसको अपन चौड़ाई बोलते हैं, चौड़ाई, जिसको आप ब्रेथ भी कह सकते हो, ठीक है। ये आपकी ब्रेथ हो गई। अब आपको अगर पूछे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई अगर 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। अब ऐसी कंडीशन में अगर आपको आयत के परिमाप का, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, तो आप वहां पर फंस जाओगे। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर क्या कहा कि पेरीमीटर, परिमाप क्या होता है, जो भी उसकी साइड्स है, जो भी उसकी भुजाएं हैं, उनका योग होता है, उनका सम होता है। उसका सम का मतलब क्या होता है कि आपकी सारी जितनी भी भुजाएं हैं, जितनी भी भुजाएं, ये भुजाएं दी हुई है, इन सबको जोड़ना है। तो यहाँ पर पहले क्या है, नीचे से देखेंगे तो ये 10 प्लस, फिर ये 8 प्लस, ये कितनी है, वापस 10 प्लस, ये कितनी है, 8, यानी कि कितना हो गया, 10 और 8 18, 18 और 10 28, 28 में 8 को जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। यानी कि आपका आंसर तो निकल रहा है ना विदाउट फॉर्मूला भी। यानी कि आयत का परिमाप पूछे तो आयत का परिमाप कितना आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा, 36 आएगा, यानी कि 36 आ जाएगा आपका आयत का परिमाप। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकलते हैं उस पर बात करते हैं। फॉर्मूला मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक है, तो आराम से समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए, आयत का परिमाप, फॉर्मूला कैसे निकालेंगे आयत के परिमाप का, तो यहाँ पर देखिए आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल,
ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में लिखेंगे तो बोर्ड पर इतनी जगह रहेगी नहीं। आपको साथ साथ में बोल रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अब यहाँ पर देखिए आयत का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, तो पेरीमीटर परिमाप का फॉर्मूला क्या है, भुजाओं का योग साइड। तो यहाँ पर हमने ये लंबाई है तो ये भी क्या होगी, लंबाई होगी, और ये चौड़ाई है तो ये भी क्या होगी, चौड़ाई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया, भुजाओं का योग किया, तो ये 10 क्या है, लंबाई है, लेंथ है, तो यहाँ पर लंबाई यानी कि लेंथ प्लस, फिर हमने 8 को ऐड किया, 8 8 क्या चौड़ाई है, तो यहाँ पर चौड़ाई यानी कि ब्रेथ प्लस, फिर वापस हमने 10 को ऐड किया, 10 क्या लंबाई है, तो यहाँ पर लंबाई यानी कि लेंथ प्लस, वापस हमने 8 को ऐड किया, 8 को ऐड किया तो क्या है, ये 8 क्या है, चौड़ाई है, तो यहाँ पर चौड़ाई। ठीक है, ब्रेथ। अब यहाँ पर देखिए अच्छे से ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर देखो एक लंबाई, ये दो लंबाई, लंबाई दोनों है यानी कि दोनों बराबर में, और 10 और 10 दोनों कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 गुणा 20, 2 गुणा 10, तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि लंबाई और लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 लंबाई हो जाएगी, 2 फिर लंबाई यानी कि 2 लेंथ हो जाएगी प्लस। अब यहाँ पर चौड़ाई कितनी है, एक चौड़ाई और 2 चौड़ाई, यहाँ पर एक ये रही ना, ये चौड़ाई और ये चौड़ाई, तो यहाँ पर प्लस 2 चौड़ाई। ठीक है, जिसको अपन ब्रेथ कह सकते हैं, 2 चौड़ाई। अब यहाँ पर अच्छे से समझिए कि यहाँ पर दोनों में 2 कॉमन है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, 2 कॉमन है, दोनों में 2 है, तो 2 को अपन बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा। फिर ब्रैकेट में यहाँ पर तो लंबाई बचेगा, लेंथ बचेगी, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, चौड़ाई बचेगी यानी कि ब्रेथ बचेगी, यहाँ पर ब्रेथ आ जाएगी। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको आप इंग्लिश में देखिए तो 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। निकल गया ना पूरा का पूरा फॉर्मूला। और अगर आपको ये चीज का पता नहीं है, अगर आपको पता नहीं है तो आपको सिंपल ये चीज बताई हुई है कि सारी जितनी भी भुजाएं हैं, जितनी भी साइड्स है, उन सब का आपको ऐड करना है, सम याद करना है। सम आप फाइंड आउट करते ही आपका पेरीमीटर आ जाएगा। यहाँ पर 36 आ गया ना, अगर हम यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू ऐड करेंगे तो भी 36 आएगा। कैसे आएगा, तो यहाँ पर देखो 2 कोष्टक में लेंथ कितनी है, लेंथ 10 है, 10 प्लस ब्रेथ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, 8 है, तो 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 कोष्टक में 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18। फिर 18 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। तो वापस वही आंसर आ रहा है हमारा, 36 हमारा पहले भी आ चुका है और यहाँ भी आ गया। तो आयत का जो परिमाप है वो किस तरह से निकल कर आ रहा है, आपको पता चल गया ना कि कोई भी डायग्राम हो, भले स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या ट्रायंगल हो, जब भी उसका पेरीमीटर ज्ञात करेंगे, परिमाप ज्ञात करेंगे, तो आपको सिंपल ये पता रहना चाहिए कि उसके जो भुजाएं हैं, उनका जो साइड्स है, उन सब का साइड का योग करना है, उनका सम याद करना है। सम फाइंड आउट करते ही आपका उनका पेरीमीटर आ जाएगा। सिंपल सा तरीका और कुछ भी नहीं है, इतना सा ही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब इसका जो आयत है, इसका परिमाप ज्ञात हो गया। अब इसके क्षेत्रफल पर आते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी मैंने यहाँ से यहाँ तक मैं धीरे धीरे इधर आ गया, यहाँ पर जगह नहीं थी इसीलिए आ गया था। बाकी अच्छे से फॉर्मूला आपको समझ आता। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पर आपको आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताते हैं। क्या बताते हैं, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए एक वापस रेक्टेंगल बनाते हैं, आयत बनाते हैं। यहाँ पर एक आयत बना लेते हैं। वापस ये आयत की लंबाई है, ये चौड़ाई है। इसका माप कितना था, 10 था, इसका 8 था। चलो ठीक है, समझ में आ गया। या फिर इसको मिटा लो, 10 और 8 को मिटा लो। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल का सिंपल मतलब होता है कि आपका जो, जैसे इसके बीच में कितनी जगह घेरेगी, यानी कि ये बीच वाली जगह है, ये कितनी है, ये इसका एरिया होगा, इसका क्षेत्रफल होगा। अब हमें क्या पता चलेगा कि बीच वाली जगह कितनी है, तो यहाँ पर सिंपल देखिए आपको, जैसे कि अपन मान लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब मैं मान लो कि इसमें बॉक्स बना रहा हूं, क्या कर रहा हूँ, बॉक्स बना रहा हूँ, यहाँ पर देख लो। अब मैंने बॉक्स बना लिए। अब मैं अगर आपको यहाँ पर कहूँ कि इसके अंदर कितनी जगह है, तो आप जितने बॉक्स रखे हुए उतनी जगह होगी। अब बॉक्स कितने हैं तो हम बॉक्स को काउंट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, यानी कि 32 आपके अंदर बॉक्स है। यानी कि इनके अंदर जितनी जगह है वो 32 बॉक्स के बराबर में जगह है। अब 32 बॉक्स के बराबर में, अब ये 32 हमने एक एक करके काउंट किया। अब यहाँ पर इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, इसको हम कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस एक लाइन में 8 है, तो ऊपर वाले में भी 8 होंगे, तो 8 और 8 16, उसके ऊपर भी 8 होंगे तो 16 और 8 24, उसके ऊपर भी 8 होंगे तो 8 और 16 और 24 और 8 कितने हो जाएंगे 32, यानी कि 8 8 दूनी 16 8 3 24 और 8 चौके 32। 8 की टेबल अपन 4 बार बोलेंगे तो 32 आ रहा है। अब ऐसे भी आपको नहीं करना है तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बॉक्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी कि यहाँ पर 8 बॉक्स है। और यहाँ पर ऊपर कितने हैं 1 2 3 4, यानी कि 4 बॉक्स है। अगर अपन इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, 8 को गुणा 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 चौके 32। 32 आ रहा है, 32 आ रहा है ना। अंदर की जगह ज्ञात करने के लिए ये 32 आ रहा है। अब हमारे 8 ये क्या है 8, तो आपको पता है ये 8 लंबाई है, लेंथ है, और ये ब्रेथ है, चौड़ाई है, यानी कि ब्रेथ है। ठीक है। अब अगर आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछे, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, तो यहाँ पर सिंपल आपको क्या, यहाँ पर गुणा किया तो अंदर वाली जगह आ गई ना। किसको किससे गुणा किया, तो 8 को 4 से किया, तो 8 क्या था 8 क्या था, आपकी लेंथ थी, लंबाई थी, और चौड़ाई क्या थी b थी। यानी कि आपको अगर लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे, यानी कि इस पूरी भुजा को उसके ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर आपका इंग्लिश में देखे तो लेंथ इंटू ब्रेथ, हिंदी में देखे तो लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, इस हिसाब से आपका आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। परिमाप किस हिसाब से आएगा, तो परिमाप में हमेशा ध्यान रखना, पेरीमीटर में आपकी जितनी भी भुजाएं हैं, साइड्स है, उनको आपको ऐड करना है, तो आपका परिमाप आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। दो चीजें क्लियर हुई, रेक्टेंगल में आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो और आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं वो। अब जैसे कि हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था, उसमें क्या किया था कि ये आयत की 10 भुजाएं और ये 8 है, तो आप ऐसे मान सकते हैं कि इसमें ऐसे 10 बॉक्स है। ऐसे मान लो कि नीचे वाले 10 है तो इसमें 10 बॉक्स है, और ऊपर 8 है तो ऐसे 8 बॉक्स, ऐसे 8 है। अब 10 बॉक्स ऐसे 8 ऐसे, तो एक में 10, दूसरे में 10, तीसरे में 10, ऐसे 8 को करेंगे तो 10 को 8 से गुणा करते ही 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा 80, 10 गुणा 8 करेंगे तो 80 आ जाएगा, यानी कि इसके क्षेत्रफल का कितना निकल जाएगा 80। तो आयत का क्षेत्रफल और परिमाप समझ में आया। अब क्या होता है, यहाँ पर एक चीज मैं और बताता हूँ। कई बार हमें क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल दे देते हैं या आयत का परिमाप दे देते हैं, आपको पूछते हैं इसकी लंबाई क्या होगी या चौड़ाई क्या होगी, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे मैं यहाँ पर लंबाई को छोड़ देते हैं, मैं यहाँ पर कह दूं कि इसका क्षेत्रफल है वो 80 है और इसकी चौड़ाई 8 है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, तो ये आपको ज्ञात करना है। अब इसे कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए कि मान लो कि इसका क्षेत्रफल कितना है 80 है, तो आपको जो क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला ही रखना है। यहाँ पर 80 बराबर में लंबाई हमें नहीं दी हुई, तो लंबाई की जगह लंबाई यानी कि लेंथ प्लस मल्टीप्लाई
गुणा चौड़ाई हमें दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है 8 है तो 8। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है यानी कि गुणा में इधर में आते ही ये भाग में हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगी, लंबाई बचेगी। तो लंबाई लेंथ क्या हो जाएगी 80/8। 80 में 8 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपको लंबाई ज्ञात करनी है। अगर क्वेश्चन में आपको परिमाप पेरीमीटर दिया हुआ है तो परिमाप का फॉर्मूला रखेंगे, अगर आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखना होगा, तभी आपका आंसर आएगा। तो मेरे हिसाब से आयत आपको कुछ भी दिक्कत नहीं करेगा। अब आयत में एक चीज और बच जाती है, वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ क्या चीज है। तो अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, यहाँ से ध्यान से आराम से देखिएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये हमने आयत का क्षेत्रफल निकाल दिया, आयत का परिमाप ज्ञात कर दिया, लेकिन एक चीज तीसरा मैंने टॉपिक क्या बताया था, विकर्ण। ठीक है, विकर्ण या डायगोनल, डायगोनल, ठीक है, ऐसे मान सकते हो। अब डायगोनल विकर्ण होता क्या आखिरकार, तो विकर्ण का मतलब ये देखो, ये तो हमारी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। तो विकर्ण होता है वो ये बीच वाली लंबाई होती है, ये बीच वाली जो लेंथ होती है इसको विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण। ठीक है, अब आपको कई बार क्वेश्चन कह सकता है कि आयत का विकर्ण ज्ञात करो, तो आयत का विकर्ण का मतलब ये होता है। अब इसका मतलब आते ही आपको ये पता हो जाना चाहिए कि यहाँ से देखो कि हमें ये क्या लग रहा है, ये पूरा पूरा एक ट्राइंगल लग रहा है, त्रिभुज लग रहा है। अब ध्यान रखना, जब भी ऐसा त्रिभुज दिया हुआ हो तो ये आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। बाकी त्रिभुज में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ये त्रिभुज समकोण कहलाता है। तो इसमें एक समकोण में एक फॉर्मूला रहता है, या ऐसे मान सकते हो, इसको अपन त्रिभुज की भाषा में इसको कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, कर्ण। नीचे वाले को आधार कहते हैं, बेस कहते हैं, ध्यान रखना, बेस। और इस साइड वाले को लंब कहते हैं या फिर परपेंडिकुलर कहते हैं इंग्लिश में। ये त्रिभुज की भरी त्रिभुज जब हम ट्रायंगल ज्ञात करते हो तो उसमें इसका वर्ड ऐसा होता है। बाकी हमारा जो ये नीचे वाला आयत करेंगे, रेक्टेंगल करेंगे, तो ये तो लंबाई रहेगी, ये चौड़ाई रहेगी, ये विकर्ण रहेगा। लेकिन जो त्रिभुज की भाषा होती है उसमें ये कहते हैं। तो इसमें एक फॉर्मूला सिंपल सा है, कर्ण स्क्वायर है बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इंग्लिश में कैसे लिखोगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी कि अगर आपको इसको ज्ञात करना है तो इसका आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा, वर्ग निकालना पड़ेगा। अगर इसका वर्ग जो होगा, यानी कि इसको ज्ञात करना है, तो इसका जो वर्ग होगा वो इन दोनों के वर्गों का योग होगा, यानी कि सम ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी कि इसका जो स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर होगा, दोनों के स्क्वायर का जो योग होगा वो इसका बराबर में होगा। यानी कि कर्ण स्क्वायर हाइपोटेनियस है, यानी कि ये है, इनका स्क्वायर है, वो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर में होगा। ये आपका एक सिंपल सा आप मान सकते हो, थ्योरम मान सकते हो, ये थ्योरम होती है। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पर आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि यहाँ से इसका आपको विकर्ण का याद हो जाएगा। और बाकी मैं सिंपल यही कहूँगा कि आपको इतना सो आप कर ही सकते हो कि आप विकर्ण का फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि ये चीज़ें आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। अगर आपने पहले कहीं पढ़ रखी है तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं तो आपके ऊपर से जा रहा होगा। बाकी कोशिश कीजिएगा अच्छे से समझने की, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें इतना समझ में नहीं आ रही है तो मेरा सुझाव यही होगा कि आप एक आयत का क्षेत्रफल और परिमाप तो मैंने बता दिया किस हिसाब से ज्ञात होगा, बाकी आप एक आयत का विकर्ण याद कर सकते हो, एक तो फॉर्मूला कम से कम याद कर ही सकते हो। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनते हैं पहले ये बताते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसका बराबर में होगा, यानी कि इसकी जो इसका स्क्वायर होगा, यानी कि ये क्या हमारा विकर्ण है, यानी कि विकर्ण का स्क्वायर होगा, ये हमारा विकर्ण यानी कि कर्ण हो गया। विकर्ण का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर में होगा, आधार, यानी कि नीचे वाली भुजा आधार है। आधार को हमने क्या कह रखा है, आयत में लंबाई कह रही, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या कह रखा है, चौड़ाई, तो यहाँ पर चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए विकर्ण, तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर विकर्ण स्क्वायर हटा देंगे तो उधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर विकर्ण क्या आ जाएगा, विकर्ण
बराबर अंडर रूट ऑफ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओ। अब इसका मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे कि हमारी लंबाई है ये 15 है और ये जो 8 है वो चौड़ाई। अगर हमें पूछे कि इसका विकर्ण क्या होगा तो आपको सिंपल फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूले में आपका आंसर आ जाएगा। अब फॉर्मूला क्या है, तो यानी कि विकर्ण ज्ञात करना है, तो विकर्ण बराबर यहाँ पर लिख लेना ये लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहेंगे कि हमें तो समझा ही नहीं रहे हो, तो थोड़ा कई बार ऊपर नीचे हो जाए तो आप एडजस्ट कर लेना। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सारे के सारे वर्ड में यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, सारे लिख रहा हूँ, ठीक है, और भी अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अगर मैं पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश बोलूँगा तो हिंदी वालों को बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अगर थोड़ा सा हिंदी बोल रहा हूँ तो हिंदी आप लोग समझ सकते हो, ये मुझे पता है, इसलिए मैं ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करता हूँ। बाकी इंग्लिश में शब्द जितने भी वर्ड होते हैं वो सारे इंग्लिश के भी यूज कर रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखना है विकर्ण डायगोनल आपको ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डायगोनल बराबर अंडर रूट, अब लंबाई लेंथ हमारी कितनी है 15 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितनी 8 है, तो 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 15 का स्क्वायर क्या होता है, अब 15 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 15 को 2 बार गुणा करना है। यहाँ पर 15 ऊपर 2 लिखा है ना, 15 को 2 से गुणा नहीं करना, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है 2 बार, 15 इंटू 15। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा, 225। और 8 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 8 को 8 से गुणा करना, तो यहाँ पर 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब इन सब को योग करेंगे तो इनका योग क्या आ जाएगा, अंडर रूट 289। अब 289 का मतलब क्या होता है, 289 यानी कि 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 आएगा। और जब 2 17 ऐसे सेम आ जाए, जब यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 इंटू 17, और जब 2 17 सेम आ जाए तो एक 17 को बाहर निकाल सकते हैं और एक 17 इससे कट जाएगा, 17 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो यहाँ पर भुजा होगी वो 17 आ जाएगी। बाकी बेस्ट यही होगा कि आप स्क्वायर याद कर लो, कम से कम 25 तक स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सीधा पता है कि 289 किसका होता है, तो 189 किसका होता है, 17 का होता है, तो आप इसको सीधा बाहर निकालोगे तो बाहर आपका 17 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी मैं एक अलग से एक बार आपको ग्रुप में भेज दूंगा, स्क्वायर टाइप किए हुए या फिर लिख कर भेज दूंगा, कैसे भी भेज दूंगा, आप लोग उसको याद जरूर कीजिएगा। और याद किए बिना आप उसको अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा ही है जिसमें आपको स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। स्क्वायर का मतलब मैं वही वापस बता देता हूँ, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, ऐसे होते हैं ना, 3 को 3 से गुणा करो, 4 को 4 से, 5 को 5 से, ऐसे स्क्वायर होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए कम से कम 25-26 तक। बाकी जो घन होते हैं, क्यूब होते हैं, क्यूब का भी पता होना चाहिए। क्यूब का मतलब क्या होता है, यानी कि एक चीज को 3 बार गुणा करो। जैसे 1 को यानी कि 1 आ गया, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, तो ये 2 का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है। ये 3 का क्यूब क्या होगा, 3 को 3 बार गुणा करो 3 को, तो कितना आ जाएगा 27, 27। 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा, 5 को करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऐसे होते हैं। अब अगर आपको आयत अच्छे से समझ में आ गया है तो अब वर्ग तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखो कैसे होगा। तो यहाँ पर अब हमारा स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर, ठीक है, जिसको वर्ग कहते हैं। अब वर्ग का मैं एक अच्छे से फॉर्म बना लेता हूं। वर्ग का यहाँ पर ये भुजा होती है, साइड, इंग्लिश में आप साइड बोल सकते हो, ठीक है। अब वर्ग में खास बात क्या होती है कि आयत में जैसे हर एंगल 90 डिग्री का होता है, वैसे वैसे यहाँ पर भी सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। उसके अलावा जो हमारी काम की चीज है वो क्या है कि जो स्क्वायर होता है उसकी सारी भुजाएं बराबर में होती है। यानी कि अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी। अगर ये 15 है, एक 15 है तो चारों 15 होगी,
एक 16 है तो चारों 16 होगी, यानी चारों भुजाएं बराबर होगी, इक्वल होगी सारी की सारी भुजाएं। अब इससे हमारा क्या फायदा होगा? तो भाई हमारा तो फायदा ही है, क्या है? परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग पेरीमीटर, पेरीमीटर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। यही मैंने सबसे पहले यही बताया, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, यही चीज मैंने बताई आपको। अब आपको पता है कि यहाँ पर भुजा 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो यहाँ पर भुजा, पहली भुजा आ गई, दूसरी भुजा आ गई। क्योंकि सारे बराबर में है तो इसका नाम भी चेंज नहीं होगा। लंबाई लंबी होती है, चौड़ाई छोटी होती है, तो उसमें अलग अलग नाम रख सकते हैं, लंबाई चौड़ाई। लेकिन जो स्क्वायर होता है उसमें सारी साइड इक्वल होती है, तो सबका नाम भुजा भुजा होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 भुजा हो गया। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? 4 इंटू भुजा, 4 भुजा या 4 इंटू भुजा, ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। अब अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, एग्जाम में आपको फॉर्मूला नहीं पता है, तो क्या करोगे? तो मैंने एक चीज कही थी, जब भी आपको फॉर्मूला नहीं पता हो, परिमाप ज्ञात करना हो, पेरीमीटर, सब भुजाओं को जोड़ दो। तो आपको पता है कि वर्ग है, वर्ग में सब भुजाएं बराबर में होती है। तो ये 10 है, ये 10 होगी, ये 10 होगी, ये 10 होगी, यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी कि 4 बार 10 और 10 20, 20 10 30, 30 और 10 40, यानी 40 आंसर आ जाएगा। ऐसे करोगे तो 4 गुना साइड कितनी है? भुजा 10 है तो 40, ये आंसर आ गया। परिमाप का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि सभी भुजाओं का योग करना, सभी भुजाओं को ऐड करना, सम होगा। मेरे हिसाब से इतना इजी, आप कहीं पर भी सर्च कर लो, नवोदय में इतना डिटेल से कोई नहीं पढ़ाएगा, ये मेरी गारंटी है। इतना कोई नहीं डीपली जाएगा कि ये कैसे आएगा। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूले बता देंगे, मैं भी बता रहा हूँ, वो भी बता देंगे, कुछ कोई भी बता देगा, लेकिन ये आएगा कहाँ से, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये टॉपिक जितना हार्ड लगता है उतना हार्ड है नहीं, बस आपको फॉर्मूलों से डराया जा रहा है। ठीक है, और जब तक आप फॉर्मूलों से डरते रहोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना, फॉर्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो आपको अच्छा आपके लिए होगा, क्योंकि आप तुरंत उसका आंसर निकाल सकते हो। मैं तो वो चीज बता रहा हूँ कि कई बार हम फॉर्मूले याद भी करते हैं लेकिन एग्जाम में याद नहीं आते हैं, हमारे रिमेंबर याद नहीं होते हैं। तो हम क्या करें, उस वक्त हम रुक थोड़ी सकते हैं या ट्यूशन छोड़ थोड़ी सकते हैं, तब हम ये वाला तरीका अपनाएंगे। इस चीज से आपको फॉर्मूला निकल जाएगा। बाकी आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप ऐसे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल सकते हो। अब वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, सॉरी पेरीमीटर हो गया। अब क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल वही सेम चीज है कि जैसे इधर 1 2 3 4 5, मैंने आपको एक चीज कहा था कि वर्ग में सब चीजें, चारों भुजाएं बराबर होती है। यानी कि अगर यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 डब्बे यहाँ पर है तो ऊपर भी 5 ही होंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 5। ठीक है, अब टोटल डब्बे कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, सॉरी। अब यार 25 हो गया। तो हमने पहले क्या किया था, नीचे 5 है, 1 2 3 4 5, और ऊपर भी कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि ये भी 5 है और ये भी 5 है। क्यों ना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। और क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि अंदर कितनी जगह है ये आपको पता होना। क्षेत्रफल का मतलब यही होता है। अब अगर आपको फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला बना सकते हो। इसका मतलब भुजा होता है और इसका मतलब भी भुजा होता है, साइड। ठीक है, ये भी साइड है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या होगा, तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, यानी कि भुजा को भुजा से मल्टीप्लाई करना है। तो भुजा इंटू भुजा, इंग्लिश में आप इसको साइड इंटू साइड लिख सकते हो।
इससे पहले मैंने एक चीज आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि अगर 2 को 2 से गुणा करते हो, 3 को 3 से गुणा करते हो, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। 2 बार गुणा किया है तो सेम भुजा को 2 बार गुणा किया है, साइड को 2 बार गुणा किया है, तो हम इसको साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। साइड स्क्वायर या फिर भुजा स्क्वायर भी आपको कहीं कहीं पर फॉर्मूला मिल सकता है। तो ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही है, आप ये करो चाहे ये करो, सेम मतलब सेम ही है, दोनों का मीनिंग सेम ही है, बस लिखे हुए अलग अलग टाइप में है। क्योंकि 2 को आप 2 बार गुणा करोगे, सेम चीज को 2 बार गुणा करोगे तो उसका स्क्वायर। यहाँ पर भुजा को हमने 2 बार गुणा किया, सेम भुजा इंटू भुजा, तो हम इसको भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, साइड इंटू साइड यानी साइड स्क्वायर भी होता है। ठीक है, समझ में आया इस चीज को। अब यहाँ पर समझो आपका विकिरण। अब जो विकिरण होगा वो कैसा होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चन करेंगे तो और भी आपको मजा आएगा कि हाँ अच्छे से क्वेश्चन हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर देखेंगे, तो यहाँ पर देखो स्क्वायर कर लो, 1 मिनट, स्क्वायर कर लो, ये देखो। ठीक है, अब स्क्वायर का विकिरण ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल हो गया, एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया, परिमाप। अब विकिरण डायगोनल ज्ञात करना है, विकिरण ज्ञात करना है, तो विकिरण डायगोनल। तो डायगोनल कैसे ज्ञात करेंगे, ये बीच वाला होगा, तो बीच वाला क्या कहा था, ये लंबाई थी पहले आयत में, ये चौड़ाई थी, तो अंडर रूट, यहाँ पर क्या था, भुजा है अपनी, और ये भी भुजा है। ये क्या होता है, ये मैंने पहले बताया था आयत के समय, इसको अपन कर्ण बोलते हैं त्रिभुज में। ये आधार होता है, ये लंब होता है यानी कि हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। इसका जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर में होगा। तो हम इसका अगर विकिरण ज्ञात करेंगे तो विकिरण का स्क्वायर क्या होगा, विकिरण का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर ये भी भुजा है और ये भी भुजा है, तो भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब विकिरण ज्ञात करेंगे तो विकिरण स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भुजा और भुजा 2 हो गए, तो यहाँ पर अंडर रूट 2 गुणा 2 भुजा स्क्वायर आ जाएगा। अब भुजा स्क्वायर से क्या हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, लेकिन अंडर रूट हटेगा तो भुजा सिर्फ भुजा बाहर आएगी, क्योंकि स्क्वायर है वो सिर्फ भुजा के ऊपर लगा हुआ, 2 के ऊपर नहीं लगा हुआ, तो 2 आपका अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा ये। अब अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आई तो आप सीधा यही याद रखना कि जो वर्ग का विकिरण होता है, वर्ग, 1 मिनट रुकिए, स्क्वायर, वर्ग स्क्वायर का विकिरण होता है, डायगोनल होता है, वो आपका क्या होगा, उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, भुजा अंडर रूट 2 यानी कि 4 साइड इंटू अंडर रूट 2। ठीक है, जैसे कि अगर आपको यहाँ पर ये भुजा 4 दी हुई है, ये 4 दी है, अगर आपका इसको आपको पूछे कि इसका विकिरण क्या होगा, तो सिंपल यही होगा कि आपको भुजा यानी कि 4 बाहर लिखना है और अंडर रूट 2 यानी कि ये विकिरण हो जाएगा। जितनी भुजा होगी, भुजा 5 भुजा है तो 5 के अंडर रूट 2 यानी कि जो आपकी भुजा होगी, जो साइड होगी, उसके पीछे अंडर रूट 2 लगाएंगे तो आपका विकिरण आ जाएगा। सिंपल सा, ये इतना सा आपको पता हो जाएगा, बहुत सिंपल है। जैसे कि आपको एक और तरीका बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमें ज्यादा फॉर्मूला अगर कुछ याद नहीं है, चलो छोड़ो, जैसे कि ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, स्क्वायर में यही होता है, सब बराबर में होते हैं। अब इसका विकिरण कैसे ज्ञात करोगे, तो आपको पहले तो जो भुजा है, जो साइड है, वो उसके पीछे अंडर रूट 2 लगाना। अगर ये 10 की जगह 20 होती तो 20 अंडर रूट 2, अगर ये 25 है, सारी 25 है तो 25 अंडर रूट 2, यानी कि जो आपकी साइड है, भुजा है पहले, वो उसके पीछे हमेशा अंडर रूट 2 लगाओगे तो आपका वर्ग का विकिरण आ जाएगा, स्क्वायर का विकिरण आ जाएगा। सिंपल सा तरीका है। आज मैंने जो बड़े बड़े 2 टॉपिक थे, आयत और वर्ग यानी कि रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ये दोनों में आपको अच्छे से क्लियर करवा दिए है। अब कल वाली क्लास में अपन जो ट्रायंगल होगा उसको अच्छे से समझ लेंगे, और जो सर्किल होगा थोड़ा बहुत उसके बारे में सीख लेंगे। बाकी इसकी क्लास की क्वेश्चन आंसर करेंगे, कम से कम 2 क्लासें करेंगे, ज़्यादा करेंगे ताकि आपको बेनिफिट होगा। तो लगभग ये टॉपिक हमारा 4 दिनों में ख़त्म होगा, आज वाला,
कल अपन ट्रायंगल और सर्किल करेंगे, त्रिभुज और वृत्त, और 2 क्लासें आपकी क्वेश्चन की। तो 4 क्लासें आप मान सकते हो, और 4 क्लासों में एकदम अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आंसर करेंगे तो और भी आपको मज़ा आएगा। बाकी कोई डाउट हो अभी भी तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप भर सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक दबा दीजिएगा, और उसके साथ साथ में आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये क्लास के बारे में ऐसे ऐसे होता है ये भी पता चल सके। ठीक है, बाकी उम्मीद बैच में जुड़ना चाहते हो तो जरूर जल्दी से ज्वाइन हो जाए, क्योंकि आपके टेस्ट मॉडल पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। पहले आपका हर दिन एक मॉडल पेपर होगा, उसके बाद में 2 मॉडल पेपर होंगे, फिर 3 होंगे, और आपके एग्जाम तक चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एग्जाम तक रुक जाएंगे बीच में, एग्जाम तक हर दिन होगा। हर दिन पहले 1 महीना हर दिन एक होगा, दूसरे महीने हर दिन 2 होंगे, तीसरे महीने आपके हर दिन 3 होंगे। तो बहुत उम्मीद बैच में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, वो आपको बता भी दिया है। बाकी एक अलग से वीडियो भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जल्दी से आपको ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ पर जाइए, ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर जो एडमिन्स होंगे उसको आप पर्सनल मैसेज कीजिए तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।